दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा ज़ीरो टू हीरो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम आज नाउन्स में जेंडर्स क्या होते हैं ये समझने वाले हैं। साथ ही साथ जेंडर्स से रिलेटेड रूल्स, रूल्स रिलेटेड टू यूसेज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस, और लास्टली हम कवर करेंगे 5 इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू नाउन्स। नाउन्स से रिलेटेड और भी कुछ रूल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की ओर। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे जेंडर्स क्या होते हैं। तो अगर बात करें जेंडर्स की, तो बेसिकली जेंडर इज़ अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। तो हम कुछ नाउन्स को मेल कंसिडर करते हैं और कुछ नाउन्स को हम फीमेल कंसिडर करते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहां हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वो नाउन मेल है या फिर फीमेल है। इसलिए हमें नाउन के जेंडर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नाउन के बेसिकली 4 टाइप्स के जेंडर्स होते हैं और वो जेंडर्स हमारी बायोलॉजिकल जेंडर क्लासिफिकेशन से बहुत अलग है। तो टाइप्स ऑफ जेंडर्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला है मस्कुलिन जेंडर, सेकंड है फेमिनिन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर और लास्ट है न्यूटर जेंडर। तो अभी हम इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मस्कुलिन जेंडर। तो बेसिकली मस्कुलिन जेंडर वो नाउन होते हैं जो किसी पर्सन या फिर एनिमल के पुलिंग होने का बोध कराते हैं, यानी कि मेल होने का बोध कराते हैं। जैसे कि मैन, बॉय, लायन, डॉग, हॉर्स, जेंटलमैन, पिकॉक, टाइगर, हीरो, बुल, कॉक, एक्सेट्रा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सभी एग्जाम्पल हमारे मस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल्स जो है वो मेल कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप आपको मस्कुलिन जेंडर क्या है ये अच्छे से समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा सेकेंड टाइप है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर वो नाउन होते हैं जो किसी पर्सन या फिर एनिमल के स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं, यानी कि फीमेल होने का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गर्ल, वुमन, लाइनस, मेयर, ब्राइड, काउ, हैन, स्पैरो, टाइग्रेस, एक्सेट्रा। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे फेमिनिन जेंडर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल्स जो है वो फीमेल कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड टाइप की ओर। देन हमारा थर्ड टाइप है कॉमन जेंडर। अब अगर बात करें कॉमन जेंडर की, तो कॉमन जेंडर वो नाउन होते हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों जेंडर को दर्शाते हैं, यानी कि वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ये कोई जो है वो डिसाइडेड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, सर्वेंट, पेरेंट्स, स्पाउस, कजिन, लॉयर, ड्राइवर, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल पिक किया, जैसे कि टीचर है। तो आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाते हो, आप बता नहीं पाते हो कि टीचर जो है वो कोई मेल ही हो सकता है या फिर कोई फीमेल हो सकता है। दोनों में से जो है वो कोई भी टीचर हो सकता है। यहाँ पर टीचर बोलने के बाद ये पता नहीं चलता है कि टीचर जो है वो मेल ही है या फिर फीमेल ही है, क्योंकि टीचर जो है वो दोनों को दर्शाता है। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। इसी तरह से हम जो है वो कुछ और एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर भी कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में से कोई भी। फ्रेंड, आपका फ्रेंड जो है वो कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है कि फ्रेंड यानी कि कौन, किसे बताया गया है, लड़की है या फिर लड़का है। तो यहाँ पर हम जो है वो फ्रेंड में भी कोई भी आ सकता है। उसी तरह सर्वेंट है, सर्वेंट में भी जो है वो कोई भी आ सकता है। पेरेंट्स है, पेरेंट्स में यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यानी कि किसी मम्मी की बात नहीं हो रही है या फिर पापा की बात नहीं हो रही है। पेरेंट्स में दोनों कंसिडर किए जाते हैं, दोनों ही आते हैं। उसी तरह स्पाउस, स्पाउस का मतलब आप यहाँ पर समझिए कि कोई पार्टनर, जैसे कि अगर पति है तो पत्नी उसके लिए स्पाउस हो गई, और अगर पत्नी है तो पति उसके लिए स्पाउस हो गया। तो स्पाउस बोलने पर जो है वो दोनों को ही यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, किसी एक को कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी कि स्पाउस बोलने के बाद जो है वो आप सिर्फ मेल या फिर कोई मेल है या फिर कोई फीमेल है ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते हो, दोनों में से जो है वो कोई भी हो सकता है। उसी तरह कजिन, लॉयर, ड्राइवर, इनमें भी जो है वो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो कोई डिसाइडेड नहीं होता, ये जो है वो कॉमन है, यानी कि कॉमन वर्ड यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि टीचर बोलने के बाद, डॉक्टर बोलने के बाद या फिर ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनमें से जो है वो कौन मेल है या फिर कोई फीमेल है, ऐसा आप नहीं बता सकते हो। ये जो है वो कॉमन है, यानी कि इसमें मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं। तो उसे कहा जाएगा कॉमन जेंडर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट टाइप की ओर।
तो हमारा लास्ट है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर वो नाउन होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बुक, टेबल, पेन, इरेजर, पेंसिल, माउंटेन, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि जीवित नहीं है ना, मृत है। तो इसलिए ये जो है वो न्यूटर जेंडर में कंसिडर की जाएगी। तो याद रखिएगा कि न्यूटर जेंडर वो होते हैं जिनमें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात होती है, जो जीवित नहीं होती है, ऐसी चीज़ों की बात होती है। और जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड किया है, जैसे कि बुक हो गया, टेबल, पेन, इरेज़र, पेंसिल, माउंटेन, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो ये सभी चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए इनको जो है वो न्यूटर जेंडर के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो अभी तक तो हमने टाइप्स ऑफ जेंडर्स देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे रूल्स रिलेटेड टू जेंडर्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं, तो आपको जो है वो अच्छे से एकदम याद कर लेने हैं, ध्यान रखने हैं। तो हमारा सबसे पहला रूल ये कहता है कि कुछ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंथ एंड सुपीरियोरिटी को दर्शाते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ एंड सुपीरियोरिटी को शो करते हैं। तो उन्हें मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है, जैसे कि सन, डेथ, ओशियन, वॉर, टाइम, स्टॉर्म, समर्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम जो है वो मस्कुलिन जेंडर के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये जो है वो स्ट्रेंथ एंड सुपीरियोरिटी को शो करते हैं, उन्हें दर्शाते हैं। वैसे ही कुछ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ब्यूटी, फर्टिलिटी एंड ग्रेस को शो करते हैं, तो उन्हें जो है वो फेमिनिन जेंडर के अंदर अंदर कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मून, अर्थ, मर्सी, स्प्रिंग, नेचर, लव, होप, पीस एक्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम फेमिनिन जेंडर के अंदर जो है वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन्हें जो है वो एज अ ब्यूटी, फर्टिलिटी और ग्रेस का प्रतीक माना जाता है, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें ब्यूटी, फर्टिलिटी एंड ग्रेस को शो करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। इसीलिए ये सभी नाउन्स जो है वो फेमिनिन जेंडर के अंदर आएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, ऑथर, डॉक्टर, टीचर, कैंडिडेट, एनिमल, प्लेयर एक्सेट्रा। तो जैसा कि हमने अभी जो है वो कॉमन जेंडर पढ़ा था, तो उसी तरह से यानी कि ये ऐसे नाउन होते हैं जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि जो हमें दिया गया नाउन है वो मेल है या फिर फीमेल है। मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ये जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। और डेंटिस्ट भी आप देखिए कि डेंटिस्ट भी जो है वो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ऑथर, डॉक्टर, टीचर, कैंडिडेट, एनिमल, प्लेयर, ये सभी जो है वो मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते हो कि यहाँ पर जो है वो मेल की बात हो रही है या फिर फीमेल की बात हो रही है। तो इस तरह से जो है वो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्हें आप जो है वो मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही कैटेगरी में कंसिडर करते हो। देन हमारा थर्ड रूल ये कहता है कि छोटे बच्चे और छोटे जानवर जो होते हैं वो न्यूटर जेंडर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी, चाइल्ड, रैट, क्रो, पिजन, पैरट एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि जो है वो न्यूटर जेंडर में कंसिडर किए जाते हैं। देन हमारा आज का लास्ट रूल है, सभी एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन्स न्यूटर जेंडर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, गोल्ड, सिल्वर, शुगर, मिल्क, आर्मी, फैमिली, ट्रुथ एक्सेट्रा। तो इन सब का जो है वो कोई जेंडर नहीं होता है, तो इसीलिए हम जो है वो इन्हें न्यूटर जेंडर में कंसिडर करते हैं। तो ये तो हमने देख लिए रूल्स रिलेटेड टू जेंडर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे रूल्स रिलेटेड टू यूसेज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। तो होता क्या है कि अक्सर जो है वो एपोस्ट्रोफी एस को लेकर जो है वो उसके यूसेज को लेकर स्पेशली जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है वो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि आप जो है वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में जो है वो कहीं कंफ्यूज ना हो। तो हमारा सबसे पहला रूल ये कहता है कि मुख्य रूप से सिंगुलर सजीव यानी कि लिविंग प्रॉपर नाउन, याद रखिएगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लिविंग प्रॉपर नाउन, यानी कि ऐसा प्रॉपर नाउन जो लिविंग है, सजीव है, उसके एंड में हम जो है वो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोपीज बुक, कुमार्स हाउस, संदीप्स कार, रवीज बाइसिकल, अनीताज फोन, प्रियाज नोटबुक, मायाज ड्रेस, विक्रम्स ऑफिस, जॉन्स बैकपैक, साराज गार्डन एक्सेट्रा।
तो यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहला एग्जाम्पल पिक करेंगे, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, गोपीज़ बुक। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि किसी लिविंग प्रॉपर नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी एस का हम प्रयोग करके उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। तो गोपी कैसा नाउन है? गोपी एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि किसी व्यक्ति का एक प्रॉपर नाम है गोपी, ओके? और लिविंग है, ऑब्वियसली किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर जो है वो हमें पता चल पा रहा है कि ये किसी लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही है। तो उसके एंड में अगर हम जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो वो हम जो है वो उसका पॉजेसिव केस बना पाएँगे। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा गोपीज़ बुक का, कि ये जो बुक है वो गोपी की है, यानी कि पजेशन दर्शाया गया है। यानी कि बुक जो है वो गोपी की है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए हम जो है वो किसी भी लिविंग प्रॉपर नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जो है उसका पजेसिव केस बना सकते हैं। उसी तरह बाकी एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि कुमार's हाउस। कुमार भी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि किसी लिविंग प्रॉपर नाउन के एंड में जो हमने जो है वो अपोस्ट्रोफी एस लगाया, जिसकी वज़ह से हमारा पॉसेसिव केस बन गया। यानी कि ये घर किसका है? कुमार का है। संदीप्स कार, कार किसकी है? संदीप की है। लिविंग प्रॉपर नाउन में हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। वैसे ही रवीज़ बाइसिकल, वो साइकिल यानी कि बाइसिकल किसकी है? रवि की है। फ़ोन किसका है? अनीता का है। नोटबुक किसकी है? प्रिया की है। ड्रेस किसकी है? माया की है। वैसे ही ऑफिस किसका है? विक्रम का है। बैकपैक किसका है? जॉन का है। और गार्डन किसका है? सारा का है। तो ये सभी जो है, ये स्वामित्व दर्शा दर्शा रहे हैं, यानी कि पजेशन दर्शा रहे हैं। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसकी है? किसी व्यक्ति की है, किसी लिविंग प्रॉपर नाउन की है। और ये हमने कैसे किया कि ये जो है हमने वो ये पजेशन दर्शाने का काम कैसे हुआ? ये एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि लिविंग प्रॉपर नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जो है वो हमने पजेशन दर्शाने का काम किया है, उसे पजेसिव केस बनाया है। तो इस तरह से हम जो है वो हमारा सबसे पहला रूल समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट रूल की ओर। देन हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि किसी भी प्लूरल नाउन के एंड में सिर्फ एपोस्ट्रोफी चिन्ह को जोड़कर उसका पॉसेसिव केस बनाया जा सकता है। यानी कि ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन, उसके एंड में आपको सिर्फ जो है वो एपोस्ट्रोफी का जो साइन होता है वो ही लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। एस की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन ही लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है मेंबर्स वोट। यहाँ पे है जो है क्या है, यहाँ पर मेंबर्स वोट है। तो मेंबर का जो प्लूरल क्या हो गया? मेंबर्स हो गया। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ एपोस्ट्रोफी आपको साइन यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफी एस एस आपको नहीं लगाना है। क्योंकि देखिए, अगर आप जो है वो ऑलरेडी मेंबर्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पर अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो एक हिसिंग साउंड क्रिएट होगा, यानी कि वो डबल बोला जाएगा। तो उस तरह से जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि जो भी प्लूरल नाउन होते हैं हमारे, उनके बाद जो है वो आपको सिर्फ क्या करना है? एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाना है, साइन लगाना है, आपको एस जो है वो यहाँ पर ऐड नहीं करना है। उसी तरह हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेरेंट्स कंसेंट, बॉयज़ टीम, फ्रेंड्स पार्टी, आर्टिस्ट पेंटिंग्स, सिंगर्स वॉइस, सोल्जर्स यूनिफॉर्म, कस्टमर्स फीडबैक एक्सेट्रा। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, ये आप देखिए कि इनका जो नाउन है, वो सबसे पहला जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, और इनके एंड में हमें जो है वो सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस की हमें यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम जो है वो इसे पॉसेसिव केस बना सकते हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पर जो है वो 2 एग्ज़ाम्पल है। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है बॉयज़ टीम, ओके? बॉयज़ टीम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन है। और एक सेकंड एग्ज़ाम्पल है बॉयज़ टीम। तो यहाँ पर आप देखिए कि बॉयज़ में जो है वो बॉय, BOY बॉय के बाद जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके? क्योंकि यहाँ पर बॉय प्लस एस प्लस एपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो पूरी कैटेगरी को डिनोट कर रहा है, यानी कि पूरे लड़कों की टीम, बहुत सारे लड़के हैं उसमें, उनकी टीम। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है बॉयज़ टीम, यहाँ पर आप देखिए कि ये एक व्यक्ति को बता रहा है, यानी कि एक ही लड़के को दर्शा रहा है, क्योंकि बॉय है, बॉय हमारा कैसा सिंगुलर नाउन है, और उसके बाद ही एपोस्ट्रोफी एस का हमने यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी एक लड़की की टीम, बॉयज़ टीम, है ना? इस तरह से ये गलत हो जाएगा। जब भी आपको प्लूरल बताना हो, तो आपको क्या करना है कि प्लूरल नाउन के एंड में जो है वो पॉसेसिव केस बनाने के लिए सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाना है, आपको एपोस्ट्रोफी एस की कोई ज़रूरत नहीं है। एस आपके उसके बाद जो है वो आप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ उसका साइन यूज़ करिएगा। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे।
तो देन इसके बाद हमारा तीसरा रूल ये कहता है कि किसी प्लूरल नाउन के एस में एस का यूज़ अगर नहीं किया गया है तब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके उसका पजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल जो है वो एस लगाकर नहीं बनाया जाता है। कुछ नाउन का प्लूरल बनाने के लिए जो है वो आपको उसका पूरा अ, यानी कि पूरे जो है वो पूरा वर्ड ही चेंज करना पड़ता है, यानी कि उसमें के कुछ लेटर्स चेंज हो जाते हैं, फिर वो जो है वो हमारा नाउन जो है वो प्लूरल बनता बनता है। और ऐसे नाउन के एंड में जो है वो ज़्यादातर एस नहीं आता है। तो जो नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल बनने के बाद उनके एंड में एस नहीं आया हो, तो उनका अगर आपको पजेशन बताना है तो आप जो है वो बेझिझक वहाँ पर जो है वो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके उसका पजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंस हॉस्टल, वुमेन्स कॉलोनी, चिल्ड्रंस टॉयज, मेंस शूज, माइस नेस्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैन मैन ये जो है वो प्लूरल नाउन है। मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन होता है। अब हमें दर्शाना है कि बहुत सारे आदमी हैं, उनका कोई हॉस्टल है। ओके, यहाँ पर जो हमने क्या पोजेशन दर्शाने के लिए जो है वो एपोस्ट्रोफी एस जो है वो मेंस में ऐड कर दिया, क्योंकि प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन में हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी ऐड किया और उसके बाद है हॉस्टल, यानी कि यहाँ पर ये क्या डिनोट कर रहा है कि आदमियों का हॉस्टल, यानी कि बहुत सारे आदमी हैं उनका हॉस्टल। प्लूरल प्लूरल नाउन के एंड में जिसमें आखिर में एस ना आया हो, ऐसे प्लूरल नाउन के एंड में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेसिव केस बना सकते हैं। उसी तरह बाकी एग्जाम्पल है, जैसे कि वुमेन्स कॉलोनी यानी कि बहुत सारी औरतों की कॉलोनी, चिल्ड्रंस टॉयज़ यानी कि बहुत सारे बच्चों के खिलौने, मेंस शूज़ यानी कि बहुत सारे आदमियों के जूते, माइस नेस्ट यानी कि बहुत सारे चूहों का यानी कि घर, उनका जो है वो घोंसला। तो इस तरह से हम जो है वो प्लूरल नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उनका पजेसिव केस बना सकते हैं, अगर प्लूरल नाउन में कोई लास्ट में एंड में अगर एस नहीं है ऑलरेडी तो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे। तो देन इसके बाद हमारा फोर्थ रूल ये कहता है कि जब हम नेचर को पर्सोनिफाई करते हैं, यानी कि जब हम प्रकृति को एज अ लिविंग थिंग यूज़ करते हैं, तब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेसिव केस बनाते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नेचर को पर्सोनिफाई करते हो, यानी कि नेचर के किसी भी एलिमेंट को यानी कि प्रकृति को अगर आप किसी लिविंग बींग की तरह ट्रीट करते हो, उसे उसकी तरह उपमा देते हो, तो उसे जो है वो पजेसिव केस बनाने के लिए उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। For example, nature's beauty, heaven's mercy, wind's song, ocean's embrace, earth's heartbeat, moon's glow, rain's lullaby और लास्ट है फॉरेस्ट ब्रेथ एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेचर्स ब्यूटी यानी कि प्रकृति की सुंदरता, तो यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली पोजेशन बताने की कोशिश की गई है, किस तरह? एपोस्ट्रोफी एस ऐड करके। और यहाँ पर जो है वो नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है, किस तरह पर्सोनिफाई किया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो नेचर को सुंदर बताया गया है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है? प्रकृति की सुंदरता। तो प्रकृति की ये जो है वो हमारा एक वर्ड में आ गया है, यानी कि नेचर्स। नेचर जो है वो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस के साथ है। आप ध्यान रखिएगा कि एपोस्ट्रोफी एस के साथ यानी कि ब्यूटी जो है वो उसका पोजीशन बता रही है कि सुंदरता किसकी है? प्रकृति की है, नेचर की है। उसी तरह हमारे बाकी एग्जाम्पल है हेवेंस मर्सी यानी कि स्वर्ग की दया, दया यानी कि मर्सी यानी कि दया होता है, यानी कि उदारता। या फिर वाइंड सॉन्ग यानी कि हवा के गाने, ओशंस एम्ब्रेस, उस तरह अर्थ्स हार्ट बीट, मून्स ग्लो, रेन्स लुलैबी, फॉरेस्ट ब्रेथ। तो इस तरह से जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो पोजीशन बताने का काम कर रही है। तो जब भी आपको जो है वो किसी नेचर के एलिमेंट को पर्सोनिफाई करना होता है, जब भी कोई नेचर का एलिमेंट इस तरह से यूज़ किया गया है कि वो जो है वो किसी चीज़ को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है या फिर उससे पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तब हम उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए जो है वो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन हमारा फिफ्थ रूल ये है कि क्वांटिटी शो करने वाले वर्ड्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके हम उसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे क्वांटिटी यानी कि वज़न शो करने वाली जो यूनिट्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनके साथ भी अगर आप उनका पॉजेसिव केस बनाना चाहें तो उनके साथ हम जो है वो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम्स वेट, 2 टन्स वेट। तो यहाँ पर आप देखिए कि किलोग्राम और टन में जो है वो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो है वो पॉसेसिव केस बना रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप समझिएगा कि क्वांटिटी शो करने वाले वर्ड्स के साथ भी हम जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉसेसिव केस बना सकते हैं। देन हमारा सिक्स्थ रूल ये है कि टाइम बताने वाले एक्सप्रेशन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो टाइम बताने वाले एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उनके साथ भी हम जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उनका पॉसेसिव केस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
5 डेज़ वैकेशन यानी कि 5 दिनों की छुट्टी, 2 मंथ्स वैकेशन 2 महीनों की छुट्टी, अ ईयर्स गैप यानी कि 1 साल का गैप। तो इस तरह से आप देखिए कि डे में, मंथ में, ईयर में जो है वो एपॉस्ट्रोफ़ी एस का यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर जो है वो पोज़ेशन दर्शा रहा है। यानी कि ये सारे जो है वो टाइम बताने वाले एक्सप्रेशंस हैं और इनके साथ जो है हम वो एपॉस्ट्रोफ़ी एस का यूज़ करके हम इनका पॉज़ेसिव केस बना सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट रूल की ओर। देन इसके बाद हमारा 7th रूल ये है कि मनी के इकाइयों के बाद यानी कि नंबर्स के बाद अगर कोई उनके वैल्यू या फिर वर्थ का यूज़ हुआ हो, तब हम एपॉस्ट्रोफ़ी एस का यूज़ करके उनका पॉज़ेसिव केस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ नोट, अ पेनीज़ वर्थ, अ डाइम्स वर्थ एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले तो इकाई यानी कि ये जो 10 रुपीज़ नोट है, यहाँ पर जो है वो 10 10 ये क्या है? हमारी इकाई है यानी कि नंबर है, मनी की इकाई है यानी कि मनी के नंबर की बात हो रही है और उसके बाद आने वाला नाउन कौन-सा है? उसके बाद अगर कोई वर्थ यानी कि कोई जो है वो नाउन वैल्यू अगर आती है जैसे कि रुपीज़, रुपीज़ क्या है? एक वैल्यू है, एक वर्थ है। तो उसे अगर हमें पोज़ेशन दर्शाना है, उसका अगर हमें पोज़ेशन बताना है, उसे अगर हमें पॉज़ेसिव केस बनाना है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? उसके उसमें हम जो है वो एपॉस्ट्रोफ़ी एस ऐड कर देंगे ताकि उसका जो है वो पॉज़ेसिव केस बन जाए। तो इस तरह से हमारा जो पॉज़ेसिव केस बनेगा वो किस तरह बनेगा? 10 रुपीज़ नोट यानी कि 10 रुपए का नोट। उस तरह अ पेनीज़ वर्थ, अ डाइम्स वर्थ एक्सेट्रा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मनी के इकाइयों के बाद यानी कि नंबर्स के बाद अगर उनके वैल्यू या फिर वर्थ का यूज़ हुआ हो, तब हम पॉज़ेसिव केस बनाने के लिए एपॉस्ट्रोफ़ी एस का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा 8th रूल है, कोई पर्टिकुलर स्पेस या पॉइंट बताने वाले वर्ड्स के साथ यूज़ किए गए नाउन में एपॉस्ट्रोफ़ी एस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ नीडल्स पॉइंट, अ हेयर्स ब्रेड्थ, अ रेज़र्स एज, अ थ्रेड्स एज, अ पिन्स हेड, अ नेल्स विड्थ एक्सेट्रा। देन इसके बाद हमारा 9th रूल है कि किसी भी चीज़ का जॉइंट पोजेशन बताने के लिए भी एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तनुज एंड गोपीज हाउस, नीरज एंड नीतूज शॉप, रवि एंड प्रियाज कैफ़े, किरण एंड मीराज स्टूडियो। तो जैसा कि हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है तनुज एंड गोपीज हाउस। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो हमारे पास जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नाउन है तनुज एंड गोपी। तो यहाँ पर अगर हमें उनका जॉइंट पोजेशन बताना है तो हम सेकंड वाले नाउन पर जो है वो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे अगर हमें जॉइंट पोजेशन बताना है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जॉइंट पोजेशन की बात हो रही है तो इसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा कि तनुज और गोपी का घर यानी कि ये एक घर जो है वो दोनों का है यानी कि इसमें जो है वो दोनों का पार्ट है दोनों का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग घर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जॉइंट पोजेशन बताया गया है यानी कि एक ही घर है जो तनुज का भी है और गोपी का भी है। इसीलिए जो है वो हम जॉइंट पोजेशन बताने के लिए जो है एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं सेकंड नाउन पर। देन हमारे कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल है जैसे कि नीरज एंड नीतूज शॉप यानी कि शॉप जो है वो नीरज की भी है नीतू की भी है, जितना हिस्सा नीरज का है उतना ही हिस्सा नीतू का भी है। यानी कि यहाँ पर भी जो है वो जॉइंट पोजेशन बताया गया है। उसी तरह हमारे और भी एग्जाम्पल है रवि एंड प्रियाज कैफ़े, किरण एंड मीराज स्टूडियो यानी कि जो कैफ़े है वो प्रिया का भी है रवि का भी है। किरण यानी कि किरण एंड मीरा स्टूडियो यानी कि जो एक स्टूडियो है वो किरण का भी है मीरा का भी है। यानी कि यहाँ पर जो है वो जॉइंट पोजेशन बताने के लिए हम जो है वो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके हम जॉइंट पोजेशन बता सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे। तो इसके बाद हमारा 10th रूल है कि डिपार्चर और अराइवल के जस्ट पहले आने वाले नाउन्स के साथ भी एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। डिपार्चर और अराइवल का क्या मतलब होता है यानी कि निकलना, रवाना हो जाना कहीं से। तो उसे क्या कहा जाएगा? डिपार्चर और अराइवल। तो इनके पहले अगर कोई नाउन आएगा तो उसमें भी हम जो है वो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ प्लेन्स अराइवल, अ बस डिपार्चर, अ फ्लाइट्स डिपार्चर, अ ट्रेन्स डिपार्चर, अ बोट्स अराइवल एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप देखिए कि डिपार्चर और अराइवल के पहले जो भी हमारे नाउन आए हैं उनके उनमें जो है हमने एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके पॉजेसिव केस बनाया है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट रूल की ओर। तो देन हमारा 11th एंड लास्ट रूल है समवन, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ईच अदर, एवरीवन, वन अनदर के साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके उसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे सपोर्टेड ईच अदर्स आइडियाज़। तो यहाँ पर आप देखिए कि ईच अदर्स में जो है वो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है। उसी तरह जे दे इंजॉयड वन अनदर्स कंपनी। लेकिन
वहीं अगर इन सभी प्रोनाउंस के बाद एल्स का यूज़ हुआ हो, यानी कि कहीं अगर इन प्रोनाउंस के बाद ये जो मैंने प्रोनाउंस बताए हैं आपको जितने भी, जैसे कि ये समवन, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ईच अदर, एवरीवन, वन अनदर, इनके बाद अगर कहीं भी एल्स आता है, तो अगर यूज़ हुआ है एल्स, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम जो है वो एल्स में करेंगे, ना कि इन प्रोनाउंस में। ध्यान रखिएगा कि इन प्रोनाउंस के बाद अगर कहीं भी एल्स आता है तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ पोजेशन दर्शाने के लिए हम एल्स में यूज़ करेंगे, ना कि इन प्रोनाउंस में। फॉर एग्जाम्पल, नोमैड लाइक्स एवरीबडी एल्सेस सजेशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि एवरीबडी के बाद एल्स आया है, तो हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ पर किया है? एल्स में किया है, एवरीबडी में नहीं किया है। तो इस तरह से आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने कवर कर लिए रूल्स रिलेटेड टू यूसेज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। अब हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सम इम्पॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू नाउन्स। तो हमारा सबसे पहला रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कंपाउंड नाउन की तरह दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो फंक्शन एज अ वन वर्ड ही करते हैं। तो उनके आखिर में एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पूनफुल। स्पूनफुल का अगर हमें प्लूरल बनाना है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम जो है वो लास्ट में एस ऐड करेंगे। तो इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होगा स्पूनफुल्स, ना कि स्पूंसफुल। स्पूंसफुल ये जो है वो गलत होगा। ध्यान रखिएगा कि इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें जो है वो लास्ट में एस ऐड करना है। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि कपफुल, उसका होगा कपफुल्स। फिस्टफुल, फिस्टफुल्स। हैंडफुल, हैंडफुल्स। तो ध्यान रखिएगा कि कप्स फुल, फिस्ट्स फुल, हैंड्स फुल ये सब गलत है। इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो लास्ट में हमें जो है वो एस ऐड करना है। देन हमारा रूल नंबर 2। तो हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एस से एंड होते हैं, और उनका यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अ स्पीसीज ऑफ ट्री, मैनी स्पीसीज ऑफ ट्री। अ फाइनेंशियल क्राइसिस, मैनी फाइनेंशियल क्राइसिस। अ टीवी सीरीज, टू टीवी सीरीज। तो इस तरह से आप जो है वो इसका प्लूरल बना सकते हैं। देन हमारा रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन इस तरह के फॉर्मेशन में अगर दोनों तरफ सेम नाउन हो, यानी कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन इस तरह के फॉर्मेशन में अगर दोनों साइड में जो नाउन है वो अगर सेम ही वर्ड है, तो उन दोनों नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, उनका प्लूरल नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, डे बाय डे, ये जो है वो करेक्ट है। हम डेज बाय डेज कभी नहीं लिखते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। डे बाय डे ये करेक्ट है। उसी तरह स्टेप बाय स्टेप करेक्ट होगा, ना कि स्टेप्स बाय स्टेप्स। बिट बाय बिट करेक्ट होगा, ना कि बिट्स बाय बिट्स। रो अपॉन रो करेक्ट होगा, ना कि रोज अपॉन रोज। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन के फॉर्मेट में आप जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, उसका सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद हमारा फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर द प्लस प्लूरल सरनेम इस तरह का फॉर्मेशन हो, तो वो पूरी फैमिली को डिनोट करता है, और ऐसे केस में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्माज आर होस्टिंग अ पार्टी दिस वीकेंड। यानी कि द वर्माज, यहाँ पर आप देखिए कि द प्लस प्लूरल सरनेम है, यानी कि वर्मा एक सरनेम है, उसमें हमने क्या एस ऐड करके उसे प्लूरल बना दिया। तो यहाँ पर अब जो है वो वर्मास वर्मास जो है वो पूरी फैमिली को डिनोट कर रहा है, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली है तो उसे जो है वो डिनोट किया जा रहा है। तो अब ये क्योंकि जो सरनेम है वो प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल सरनेम है, तो इसके बाद वर्ब कैसी आएगी? वो भी प्लूरल आएगी। यानी कि यहाँ पर जो है वो आर का यूज़ किया गया है, यानी कि द वर्मास आर होस्टिंग अ पार्टी दिस वीकेंड। तो आज का हमारा फिफ्थ और लास्ट रूल है कि द प्लस कॉमन नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काम करता है, और वो उसके गुण और विशेषताओं को बताने का काम करता है, यानी कि गुण और विशेषताओं को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मदर इन आयशा इज स्टिल अलाइव। यहाँ पर आप देखिए कि द मदर, द प्लस कॉमन नाउन है, मदर एक कॉमन नाउन है यहाँ, यानी कि यहाँ पर यह बताया नहीं गया है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं किया गया है। मदर बताया गया है, यानी कि एक कॉमन नाउन है। तो द प्लस मदर ये क्या हो जाएगा? ये द प्लस कॉमन नाउन का फॉर्मेट है, जो कि अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि द प्लस कॉमन नाउन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग काम करता है, और वो उसके गुण और विशेषताओं को बताने का काम करता है।
तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल कर आएगा? इस सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि जो आयशा के अंदर की जो ममता है, यानी कि आयशा के अंदर की जो मातृत्व की भावना है, वो आज भी ज़िंदा है। तो इस तरह से हम जो है वो द प्लस कॉमन नाउन इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो। और आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो पहले वाले वीडियोस भी कवर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।